हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 4 है अकाउंटिंग का बेसिक्स। ठीक है, इसमें हम आज पढ़ेंगे जनरल एंट्री के बारे में कि जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं और कैसे जनरल एंट्री करते हैं। पिछले क्लास 3 और पार्ट 2 में मैं ये बात डिस्कस किया था कि हम जो ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब जिसको हिंदी में लेन देन बोलते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। तो कौन से ट्रांजैक्शन का? जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब जो पैसे से रिलेटेड हैं, उस ट्रांजैक्शन की हम बात यहाँ पे करेंगे। हाँ, और हम डेबिट क्रेडिट रूल हम पढ़े थे कि जो कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। इस चीज़ के बारे में हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे और ये भी डिस्कस किए थे कि हम कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले हर ट्रांजैक्शन में हमें नंबर ऑफ अकाउंट पता करना पड़ेगा। ठीक है, जब नंबर ऑफ अकाउंट पता चल गया कि एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट होंगे, देखो एक पक्ष को हम डेबिट करते हैं, दूसरे पक्ष को क्रेडिट करते हैं, तो नंबर ऑफ अकाउंट कम से कम 2 तो जरूर होगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, उसी तरह से जब हम नंबर ऑफ अकाउंट पता चल जाएगा तब हम पता करेंगे कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। तो नेचर ऑफ अकाउंट में क्या आ गया? तो कैपिटल है कि लायबिलिटी है कि इनकम है कि एसेट्स है कि एक्सपेंस है। ये हमारा 5 नेचर ऑफ अकाउंट है। जब नेचर ऑफ अकाउंट पता चल गया तो हम देखेंगे कि कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और कौन सा अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। तो उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, एज पर डेबिट क्रेडिट रूल के हिसाब से उसको जो बढ़ रहा है घट रहा है तो डेबिट और क्रेडिट करेंगे और हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट भी बताया था कि ये हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। हम पहले दो लाइन बनाएंगे। ठीक है, इसमें एक हमारा डेट हो गया और यहाँ पे डेबिट अमाउंट, यहाँ पे डेबिट अमाउंट हो गया और ये हमारा क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, और जो डेबिट साइड होगा वो ये हमारा डेबिट ऊपर होगा और यहाँ पे हम डीआर लिखेंगे तो अकाउंट, यहाँ पे 2 से क्रेडिट, मतलब ये हमारा क्रेडिट हो गया। नहीं, क्रेडिट साइड नीचे होगा और डेबिट साइड ऊपर होगा। ये हमारा हो गया जनरल एंट्री का फॉर्मेट। यहाँ पे मैंने डेबिट और क्रेडिट रूल में लिख देता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी होगी। तो डेबिट क्रेडिट रूल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बिना एक जनरल एंट्री अधूरा है। तो ये इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं, लायबिलिटी, इनकम, इसको एक कैटेगरी में ले लेते हैं इनकम। ये दोनों बढ़ेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तीनों, ये तीनों बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। एक कैटेगरी में इसको ले लिए, मतलब तीनों बढ़ेगा तो क्रेडिट, तीनों घटेगा तो डेबिट। उसके बाद से हम एसेट्स ले लिए और एक्सपेंस। ये एक्सपेंस जो है बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस और एसेट्स, तो इसको ध्यान में रखना। ये नेचर ऑफ अकाउंट है, हमारा अकाउंट का क्या है, ये नेचर है ऑफ अकाउंट। ये हमारा डेबिट क्रेडिट रूल यहाँ पे लिख देता हूँ, डेबिट और क्रेडिट रूल। डीआर और सीआर, मतलब डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट। अब हम एंट्री पास करेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन हम कैसे पता करेंगे, कैसे समझेंगे कि इसमें 2 अकाउंट है, इसमें 3 अकाउंट है और डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। तो विद एग्जांपल के साथ हम धीरे धीरे हर जनरल एंट्री के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, इसे समझ लो कि ये हमारा
जनरल एंट्री का क्या है, फॉर्मेट है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट अलग अलग रहेगा, डेबिट अमाउंट यहाँ और क्रेडिट अमाउंट यहाँ, ये दोनों बराबर होने चाहिए। एक जनरल एंट्री में, एक ट्रांजैक्शन में दोनों बराबर होने चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखें। हाँ, तो इसको अभी चलते हैं अब अपने जनरल एंट्री के ऊपर। हर टॉपिक, हर तरह से हम जनरल एंट्री को समझेंगे। इसको केयरफुली देखो, पूरा अकाउंट क्या है, हमें बीकॉम तक जाएंगे, सीए की पढ़ाई करेंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे, जनरल एंट्री और लेजर, यही दो चीज़ हमें पास करना होता है, बनाना होता है। तो होल अकाउंट है जनरल और लेजर, ये आ गया तो समझो कि पूरा अकाउंट आ गया, कहीं दिक्कत नहीं होगी जिंदगी में। यदि कॉमर्स में ही रहना है आगे चल के और कॉमर्स आगे पढ़ना है, तो जनरल और लेजर ये दोनों आ गया तो समझो कि जिंदगी में कहीं दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए केयरफुली इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहला हम आते हैं कैपिटल के टॉपिक के ऊपर। पहला हम आते हैं कैपिटल के ऊपर कि कैपिटल से रिलेटेड कैसे हम एंट्री पास करेंगे। तो मान लो कोई मालिक है, वो पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, मतलब स्टार्ट किया, 1 लाख से स्टार्ट किया या 2 लाख से स्टार्ट किया, ठीक है। तो यदि वो कैश इन्वेस्ट करता है, मतलब कैपिटल, मतलब वो कोई मालिक है जो बिजनेस ओनर स्टार्ट करता है बिजनेस, तो इसको नंबर 1 लिख देते हैं और यहाँ पे ए लिख देते हैं। जब बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन लिख देता हूँ, बिजनेसमैन कैश से बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करते हैं, तो एंट्री क्या होगी। तो ये देखो, जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाएगा तो बिजनेस के पास क्या आ गया, कैश आया। और कैश क्या है, हमारा एसेट्स है, और कैश एसेट्स है और कैश बढ़ रहा है, मतलब बिजनेस के पास कैश आ गया, मतलब बिजनेस के पास कैश बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और 2 कैपिटल बढ़ा, बिजनेस में जैसे ही बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया तो उसके हिसाब से कैश बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो सॉरी कैपिटल बढ़ा, कैश तो बढ़ा ही बढ़ा, मतलब उसका कैपिटल भी तो बढ़ा। तो बिजनेसमैन का नाम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं पता है तो कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बी कैश invested by ओनर, ठीक है। कैश इन्वेस्ट किया, और मान लो बिजनेसमैन कैश के साथ साथ, इसको नोट करते रहिएगा, बिजनेसमैन कैश के साथ साथ उसके पास एक गाड़ी है या बिल्डिंग है, उसके पास मान लो बिल्डिंग है, वो बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, मतलब ये बोला कि ये जो बिल्डिंग है आज से हम पर्सनल यूज कर रहे थे, हम अब पर्सनल यूज नहीं करेंगे, इसमें हमारा बिजनेस चलेगा। तो उस बिल्डिंग का हम वैल्यू निकालेंगे कि उस डेट पे उस बिल्डिंग का क्या वैल्यू है, मतलब जीरो वैल्यू नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो दूसरा बी नंबर में क्या आ जाएगा कि जब बिजनेसमैन कैश के साथ बिजनेस में अपना बिल्डिंग भी ट्रांसफर करता है, मतलब कैश तो ट्रांसफर किया ही किया, बिल्डिंग भी ट्रांसफर कर दे, बोला कि ऐसे इस बिजनेस का है, हमारा नहीं है, हम अब तक
रेसिडेंशियल पर्पस से या पर्सनल यूज करते थे, आज से पर्सनल यूज नहीं होगा, ये बिजनेस का हो गया, ये बिजनेस में अब यूज होगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री हम करेंगे तो पहले कैश अकाउंट लिख देंगे क्योंकि कैश भी ट्रांसफर किया है, कैश अकाउंट डेबिट। और टू, बिल्डिंग क्या है, एक तरह का एसेट्स है। आज अब तक मालिक के पास था, अब बिजनेस के पास आ गया, तो बिजनेस के पास एसेट्स बढ़ा, तो एसेट्स बढ़ा तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो बिल्डिंग कौन सा एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्डिंग हमारा फिक्स, क्यों, क्योंकि उसको 12 महीने से ज़्यादा के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्डिंग, ये कोई बेचने के लिए बिल्डिंग नहीं है, ये बिजनेस में यूज किया जाता है, इससे बिजनेस को सुविधा होती है, ठीक है। तो हम बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स है तो इसको हम डेबिट कर देंगे क्योंकि बढ़ रहा है ना, हमारा एसेट्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डेबिट। और टू, इन दोनों के अमाउंट जोड़ के कैपिटल हो जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन में पता चल रहा है ना कि इसमें 3 अकाउंट हो गए, 3 अकाउंट, नंबर ऑफ अकाउंट कितने हो गए, तो एक कैश हुआ, एक हमारा बिल्डिंग हुआ, और तीसरा कैपिटल, मतलब कैपिटल बढ़ रहा है ना बिजनेसमैन का, तो टू कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों बराबर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, तो ये हमारे कैपिटल में ये चीज़ आ गया कि जब बिजनेसमैन कैश से बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसमें कितने अकाउंट हो गए, तो एक कैश बिजनेस में आया और एक बिजनेस में मालिक का कैपिटल भी बढ़ा, तो 2 नंबर ऑफ अकाउंट कितने हुए, 2 हुए। इसके आगे क्या पता करना है कि नेचर ऑफ अकाउंट, तो नेचर ऑफ अकाउंट कैश का क्या है, वो एक एसेट्स है, ये कैपिटल पता चला है, नेचर तो पता ही चला कि ये कैपिटल है। कैश भी बढ़ रहा है, अब इसमें बढ़ना घटना देखना है, तो कैश भी बढ़ रहा है और यहाँ पे कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट किया, कैश हमारा जो एसेट्स है वो बढ़ा तो हमने क्या किया, डेबिट किया। उसी तरह से जो ट्रांजैक्शन है बी नंबर, इसमें देखो कि जब बिजनेसमैन, यहाँ पे बिजनेसमैन होगा, हाँ, जब बिजनेसमैन कैश के साथ साथ बिजनेस में अपना बिल्डिंग भी ट्रांसफर करता है, मतलब कैश के साथ साथ बिजनेस में अपना बिल्डिंग भी ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे 3 अकाउंट हो गए, तो कैश अकाउंट तो हुआ ही हुआ, बिल्डिंग अकाउंट भी हुआ, और तीसरा कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ इसमें नंबर ऑफ अकाउंट कितने हो गए, 3 हो गए। तो कैश और बिल्डिंग दोनों एसेट्स है, बढ़ रहे हैं, इन दोनों का नेचर क्या है, एसेट्स है, ये दोनों बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या किए, डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। फिर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, ये तो क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ऐसे ही देखो, बहुत केयरफुली हमें डेबिट क्रेडिट रूल को फॉलो करते ही चलना है। यदि ये आ गया ना, ये समझ में आ गया, तो समझो कि पूरा का पूरा अकाउंट आ गया। और जीवन में, कॉमर्स स्टूडेंट के जीवन में बस जनरल और लेजर ही बनाना है, कहीं भी जाओगे तो इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, तो इसलिए जरूरी है कि इसको केयरफुली पढ़ें और समझें। साथ ही साथ नोट करते रहिएगा आप लोग। मेरा मोबाइल नंबर है 8585998485। कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, मैं उस पर कुछ हिंट दे दूंगा, ठीक है, या नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 8585998485 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे सेकेंड में आ गया हमारा ड्राइंग अकाउंट के बारे में हम बताए थे, डिस्कस हुआ था कि बिजनेसमैन को घर खर्चे के लिए या पर्सनल यूज के लिए कुछ न कुछ कैश की जरूरत होती है। यदि वो बिजनेस से निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए
तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, तो मान लीजिए कि बिजनेस जो मैन है, बिजनेसमैन घर खर्चे के पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कैश लिया, पर्सनल यूज के लिए कैश लिया। तो कैश लिया मतलब बिजनेसमैन क्या क्या कैश ले लिया, तो बिजनेस से कैश क्या हुआ, घट गया। तो कैश घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे, क्यों, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो कैश क्या है, एसेट्स। देखना मैं इसी चीज को फॉलो करते हुए सब जनरली पढ़ा हुआ है। और ड्राइंग अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे क्या होगी, डेबिट होगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब बी में आते हैं। यदि बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से क्या लिया, गुड्स ले लिया, गुड्स ले लिया। मतलब बिजनेसमैन क्या किया, बिजनेस से क्या निकाल लिया, गुड्स ले लिया। अब उस गुड्स की हम क्या एंट्री पास करेंगे, तो देखिए, तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस गुड्स का हमारा परचेज कॉस्ट क्या है, मतलब गुड्स का हमारा परचेज कॉस्ट। तो इस गुड्स का हम परचेज कॉस्ट का पता लगाएंगे कि इसका परचेज कॉस्ट निकाल लेंगे कि कितना हुआ परचेज कॉस्ट। ठीक है, तो परचेज कॉस्ट जब पता चल जाएगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, तो हाँ एंट्री पास करेंगे। ड्राइंग अकाउंट पहले डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब देखो ये परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में, लेकिन मैं थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि यहाँ तक अभी हम ये चीज़ पढ़े नहीं अब तक। जब गुड्स हम परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं बेचने के लिए, तो एंट्री हम पास करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यदि कैश में हम गुड्स परचेज किए तो वहाँ पे देखते हैं कि हम गुड्स जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए, तो जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो गुड्स है वो बिजनेसमैन लेके चला गया, लेकिन गुड्स हम जो परचेज करते बेचने के लिए ना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जब गुड्स बिजनेसमैन लेके चला गया तो हमारा परचेज कम हुआ कि नहीं हुआ। तो परचेज क्या है, एक्सपेंस है। तो जब हम एक्सपेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, परचेज करते समय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। और यहाँ पे देखो कि बिजनेसमैन क्या हुआ कि गुड्स लेके चला गया, तो हमारा खर्चा भी तो कम हो गया ना, क्योंकि परचेज कम हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए हम परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट तीसरे टॉपिक पे, इसमें जनरल एंट्री के परचेज अकाउंट। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब भी परचेज अकाउंट आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। जब गुड्स हम परचेज करते हैं तभी परचेज अकाउंट आएगा, ये नोट कर लीजिए। तो जब गुड्स हम कैश में खरीदते हैं, मतलब जब गुड्स कैश में खरीदा जाता है तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, और कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि परचेज जो हमारा ये है, जो हमारा परचेज है ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक्सपेंस है। तो
तो एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब कैश हमारा क्या है, असेट्स है, तो असेट्स घट रहा है ना, कैश हमारे जेब से कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो हम क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अब ये देखिए, जब हम गुड्स क्रेडिट पे मतलब उधार पे हम गुड्स खरीदते हैं, उधार पे, ठीक है, तो उधार पे गुड्स खरीदेंगे तो हमारा तो परचेज अकाउंट जो एक्सपेंस है ये तो बढ़ रहा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन हमारा लायबिलिटी भी तो बढ़ रहा है। हमारा क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि हम उधार पे लिए हैं, हम आखिर ना फिर मैंने लास्ट में उसको पैसे देंगे कि नहीं देंगे, 10 दिन बाद या 20 दिन या 1 महीने बाद पैसे देंगे ना, तो ये हमारा क्या हुआ, लायबिलिटी। हम बताए थे कि जिस पर्सन से उधार पे हम गुड्स खरीदेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स खरीदेंगे उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। गुड्स मतलब गुड्स वो चीज़ है जिसको हम रीसेल करने के लिए खरीदते हैं, बना बनाया हुआ माल को खरीद के फिर उसको सेल कर देना, हिंदी में उसको बोलेंगे माल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो सी, जब हम क्रेडिटर को पैसा उसको देंगे, जब हम क्रेडिटर को पैसा देंगे, ठीक है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, तो क्रेडिटर हमको जब हम पैसा दे देंगे तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई कि नहीं हो गई, तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रहा तो क्रेडिट किए, जब लायबिलिटी घट रहा है तो यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया, और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, क्यों, क्योंकि कैश हमारा कम हो गया। अब देखो, यदि हम कैश में उसको पेमेंट करेंगे तो कैश लिखेंगे, यदि बैंक के थ्रू हम उसको पेमेंट करेंगे तो हम बैंक लिखेंगे। बैंक के थ्रू मतलब कैसे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए या उसको चेक काट के दे दिए, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा, उसको बोलेंगे कि हम बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इतना तो क्लियर हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये जो परचेज का जो टॉपिक चल रहा था जनरल एंट्री में, उसके नेक्स्ट जनरल एंट्री में जब क्रेडिटर को पूरा पेमेंट न कर उससे हम डिस्काउंट लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम उससे जो परचेज किए हैं, परचेज वो किए हैं, मान लो 20,000 का, 20,000 का हमने उसको परचेज किया और हमने उसको पेमेंट दिया 19,500, मतलब 19,000 उसको हमने पेमेंट दिया, तो बचा कितना, 500, मतलब 500, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, बढ़िया से देखिए कि क्रेडिटर्स अकाउंट, इसमें ना अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि फुल सेटलमेंट लिखा होगा, फुल सेटलमेंट मतलब पूर्ण भुगतान ये दिया, जैसे मान लो हमने 20,000 का परचेज किया, अब 20,000 का परचेज किया और क्वेश्चन में देगा कि हमने मतलब 20,000 सॉरी, जब परचेज करते समय एंट्री क्या पास किए होंगे, तो परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर 20,000 का, और जब क्वेश्चन में दिया होगा कि पूर्ण भुगतान किए 19,500, मैंने आगे जब जनरल एंट्री जब हम बनाएंगे ना तो 1 2 3 4 तो आगे लिखिएगा कि जो क्रेडिटर को हमने पैसा दे दिया पूर्ण भुगतान, इंग्लिश में लिखा रहेगा फुल सेटलमेंट 19,500, मतलब कि 19,500 दे दिया, अब उसको कुछ नहीं देना है, तो जो 500 बचा वो क्या करेंगे, उसकी एंट्री खर्चा तो हमने 20,000 से दिखा दिया, लेकिन उसको हमने दिया कितना, 19,500, मतलब एक्चुअल खर्च तो हमारा 19,500 हुआ ना, तो 500 को क्या दिखा देंगे, हम दिखा देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है हमारा, यहाँ पे इसको हम एक इनकम मान लेते हैं, ये हमारा क्या होगा, इनकम, ठीक है। कैश तो हमारे सेट्स है, कैश हमारा बैंक कम हो रहा है तो ये क्रेडिट हो गया, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई 20,000 से, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 20,000 से लायबिलिटी हमारा खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास से कैश कितना गया 19,500, और ये हमारा डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ तो 500, तो
तो 500 को हम क्या मानते हैं, ये हमारा इनकम है, ये 500 हमारा इनकम है। क्यों? क्योंकि हमने खर्चा मान लिया है 20,000। पहले जो जनरल एंट्री हमने पास किया परचेज करते समय, हमने क्या कितना खर्चा माना है, खर्चे को डेबिट किया है 20,000 से, ठीक है। लेकिन हमारे पास से कैश कितना गया, 19,500 गया। तो हमारा तो एक्चुअल खर्च तो 19,500 हुआ ना, लेकिन हमारा तो मैंने 20,000 से, इसीलिए हमने क्या किया कि जब खर्चा हमने 20,000 मान लिया तो 500 से हम इसको इनकम मान लेते हैं, ताकि नेट इफेक्ट कितना आए, 19,500 का। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, जब क्रेडिटर को हम माल वापस करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई साहब आपका ये माल हमको नहीं चाहिए, आप अपना माल वापस ले जाइए। तो जो तो क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों? जितना माल हम उसको वापस करेंगे उतने से क्या हो जाएगा, उतने से हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो क्रेडिटर को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, दोनों में से कोई, मतलब दोनों को एक ही कहते हैं, मतलब या तो परचेज रिटर्न लिख दो या रिटर्न आउटवर्ड। अब ये देखो, परचेज अकाउंट क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों हम रिटर्न इनवर्ड और या सॉरी रिटर्न आउटवर्ड लिखते हैं या परचेज रिटर्न? देखो, हम चाहेंगे कि जो माल हमारे पास आए और उसको हम बेचें और हम प्रॉफिट तो पैसा कमा लें। ये बड़ा पेचीदा काम हो जाता है कि माल खरीद के लाओ फिर उसको वापस करो, ये झंझट वाला काम है। तो मान लो हमारे पास कई तरह के क्रेडिटर होते हैं, कई तरह से मतलब उन लोग कई तरह का माल हम खरीदते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पर परचेज अकाउंट लिख देंगे तो हमें क्लियरली नहीं पता चलेगा कि साल भर में हमने कितना रिटर्न किया। तो इसीलिए अलग से एक हम परचेज रिटर्न के नाम से एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, ताकि हमें क्लियरली पता चले कि हम टोटल कितना परचेज किए और कितना हमारा हमने रिटर्न किया। क्योंकि रिटर्न करना ये अच्छी बात नहीं है ना, इसका मतलब कि वो क्रेडिटर सही नहीं है भाई, क्योंकि वो माल हमको बार बार गलत दे रहा है, सही नहीं दे रहा है। तो हम साल भर के बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे कि किसने माल खराब दिया और कितना माल खराब दिया। तो ये अलग से अकाउंट क्रिएट करेंगे तभी ना पता चलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे परचेज को क्रेडिट न करके अलग से हम अकाउंट क्रिएट किए हैं, परचेज रिटर्न और परचेज आउटवर्ड, ठीक है। ये परचेज से रिलेटेड होता ही है। चलिए ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो परचेज की टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गई। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम फिक्स एसेट्स के टॉपिक पे। तो फिक्स एसेट्स के बारे में मैं बताया था कि वो एक तरह का एसेट्स है जिसको हम 12 महीने से ज़्यादा के लिए रखते हैं, जिसको बेचने के लिए नहीं रखा जाता, उसको बिजनेस में यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया मोर देन 12 मंथ। अब यहाँ पे देखिए कि जब भी हम फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जो नए नए होते हैं वो परचेज अकाउंट लिख देते हैं। लेकिन परचेज अकाउंट कब लिखते हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं। गुड्स कौन सा, बेचने के लिए दोबारा वो गुड्स खरीदेंगे तब हम परचेज अकाउंट लिखते हैं। लेकिन फिक्स एसेट्स में जब हम फिक्स एसेट पर जब फिक्स एसेट्स हम परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। देखो छोटा मोटा अमाउंट है, जैसे 5,000 10,000 है तो कैश अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन 10,000 से ऊपर है, लाख है, 1.5 लाख है, तो हम बैंक अकाउंट लिखना ही बेहतर होगा। तो फिक्स एसेट्स में मतलब उसका नाम लिखेंगे कि कौन सा फिक्स एसेट परचेज किए हैं। तो यदि बिल्डिंग परचेज किए हैं तो यहाँ पर बिल्डिंग आएगा, लैंड परचेज करेंगे तो लैंड आएगा, कंप्यूटर परचेज करेंगे तो कंप्यूटर आएगा, मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो मोटरसाइकिल आएगा, साइकिल खरीदेंगे तो साइकिल, एयर कंडीशन खरीदेंगे तो एयर कंडीशन आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। बी नंबर है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। होता क्या है कि आज हमने जो फिक्स एसेट परचेज किया है उसकी वैल्यू जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू आज उतना ही रहेगा। मतलब आज 1 लाख का हमने बाइक खरीदा है तो आज वैल्यू उसकी बाइक 1 लाख है, लेकिन
1 महीने बाद, चाहे कल, चाहे 6 महीने बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बिजनेस में क्या होता है कि जब हम एक साल फिनेंशियल ईयर जो होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 जनवरी से 31 दिसंबर जैसा क्वेश्चन दिया होगा, तो फिनेंशियल ईयर के हिसाब से हम 31 मार्च को या 31 दिसंबर को हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो उस समय हम क्या करेंगे कि जितने सारे हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं उनका हम कैलकुलेशन करेंगे और उनका रेट निकालेंगे कि आज उनका क्या एक्चुअल वैल्यू है, मतलब 1 साल बाद या मतलब खरीदने के 1 साल बाद लास्ट में 31 मार्च को, कि आज 31 मार्च को उनकी क्या वैल्यू है। तो खैर हम क्या करते हैं कि एक 10% 15% मान के चलते हैं कि इसका रेट डाउन हो गया होगा, तो उस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है, वो वैल्यू गिराता है फिक्स एसेट्स की। जो फिक्स एसेट्स में जो वैल्यू उनका कम हुआ है, कैसे, तो मान लीजिए बाइक चलती जाएगी तो उसका कैपेसिटी भी तो कम होगा, तो कैपेसिटी कम होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी। फैक्ट्री है, बड़े बड़े प्लांट्स उसमें लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, तो फिक्स एसेट्स को एक्चुअल वैल्यू को दिखाना पड़ेगा कि नहीं बैलेंस शीट में। यदि बैलेंस शीट में हम फिक्स एसेट्स को 1 लाख में ही दिखाएं, उसके वैल्यू नहीं गिराएं, तो क्या बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाएगा ना। हम दिखा रहे हैं कि हमारा जो बाइक है वो 1 लाख का है, लेकिन एक्चुअल में उसके 90 लाख का है, तो 10,000 से उसकी वैल्यू गिराना पड़ेगा कि नहीं गिराना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट्स की क्या होगा, वैल्यू गिर गई, कम हो गया, और डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, उसको हम एक्सपेंस मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। ये हमारा एक्सपेंस है और फिक्स एसेट्स हमारा क्रेडिट हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गया। अब देखो सेल ऑफ फिक्स एसेट, जब हम फिक्स एसेट्स को बेचेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो फिक्स एसेट्स को हम बेचेंगे तो कैश आएगा या बैंक में हमारे पास अमाउंट आएगा, मतलब कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। और फिक्स एसेट्स हमारे पास से तो चला गया ना, तो फिक्स एसेट्स कम हो गया, तो कम हो गया तो हम क्रेडिट कर दिए, क्योंकि एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। डेबिट क्रेडिट रूल को हमेशा फॉलो करना है। अब ये देखो, फिक्स एसेट्स की वैल्यू जितनी है हमने उससे उतना नहीं बेचा है, उससे मतलब कम पे बिक गया। तो मान लीजिए जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू था मेरा 10,000, जिसको हमने बेच दिया, लेकिन कैश हमारे पास कितना आया, 9,000। मतलब फिक्स एसेट जिसकी वैल्यू थी 10,000 वो कितने में बिका, 9,000 में। तो 1,000 क्या होगा, 1,000 हो जाएगा हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। एफ लिख दिया, मतलब फिक्स एसेट्स कितना हो जाएगा, 1,000। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस मतलब लॉस हो गया ना हमारा, तो उसको हम एक्सपेंस मान लिए कि 10,000 का फिक्स एसेट्स 9,000 में बिका, तो 1,000 का क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ। उसी तरह से मान लीजिए यदि फिक्स एसेट्स जिसकी वैल्यू 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, 10,000 है, वो 12,000 में बिक गया, जिसकी वैल्यू 10,000 है वो 12,000 में बिक गया, ठीक है। तो डेबिट पक्ष तो ज़्यादा हो गया, क्रेडिट पक्ष कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमको 2,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, जिसकी वैल्यू था 10,000 वो 12,000 में बिक गया, तो क्या हो गया, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। एफ है मतलब फिक्स एसेट्स, क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2,000, ठीक है। तो 2,000 हमने लिख दिया। हाँ, तो यही रहा आज तक का, आज का मतलब आज के लिए
फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। इसको नोट कर लें, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ें और डेविड के रूल को फॉलो करना है हर जर्नल एंट्री में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छे लगे तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये जो अकाउंटिंग का जो बेसिक है वो पहुंच पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।